नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सुख शांतिपूर्वक रह रहे होंगे और साथ ही आप अपने लक्ष्य के प्रति अच्छे से बढ़ रहे हों। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम स्वागत करेंगे सभी लोगों का और स्टार्ट करेंगे आज भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था जिसे हम लोग इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज में इंडियन पॉलिटी कहते हैं। इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष पहले मुगलों का गुलाम रहा और उसके पश्चात अंग्रेजों का गुलाम रहा था। अंग्रेजों के गुलामी के बाद 1947 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली और 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिली। जब भारत को आजादी मिली तो ये विचार रखा गया कि इस देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए भारत। उसी क्रम में एक संविधान सभा का आयोजन किया गया, गठित की गई संविधान सभा का जो कार्य था कि भाई एक ऐसा संविधान का निर्माण करना जो लोकतांत्रिक मूल्यों को लेते हुए चले। उस समय बहुत सारे जो विचारक थे, फॉरेन राइटर थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है, उस टाइम भी 20 करोड़ के समथिंग हमारी जनसंख्या थी भारत की, तो कहा गया कि भाई भारत में डेमोक्रेसी नामुमकिन है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन सकता। भारत के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, भारत के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो भारत का संविधान यानी भारत को लोकतंत्रात्मक नहीं बना सकता। लेकिन इसके जो संविधान सभा के अध्यक्ष, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई जो कुछ समय के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सच्चिदानंद। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार करी गई थी, क्योंकि उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही सबसे अधिक, उस संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। तो उन्हें ये काम दिया गया कि आप इस संविधान को पूरी तरह से बाकी और जो कंट्रीज हैं और जो देश हैं उनके संविधान को पढ़िए आप, और जो जो अच्छी चीजें हैं वो इस संविधान में आप इंक्लूड कीजिए और एक अच्छा सा संविधान बनाइए जो लोकतंत्रात्मक मूल्यों को लेकर चलता है। तो हमारे यहाँ पे संविधान का निर्माण हुआ और संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हुआ और इस संविधान को बनने में 2 वर्ष
18 माह, 2 वर्ष 11 माह, 18 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को कुछ इसके उपबंध थे वो लागू कर दिए गए, लेकिन पूरी तरह से जो संविधान लागू हुआ वो हुआ था 26 जनवरी 1950। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, जब आप संविधान पढ़ेंगे, तो इससे पहले का इतिहास, लाइक भारत सरकार का जो नियम था, अधिनियम 1935, माले मिंटो सुधार 1909, 1915 का एक्ट, 1935 के अंदर तो बहुत सारे उपबंध पहले से ही, जिसे कहते हैं भाग, वो पहले से ही अवेलेबल थे। उसी को एक्सट्रैक्ट करके, उसी से, तथा बाकी की जो कंट्रीज हैं, लाइक आयरलैंड हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऐसे सारे जो कंट्रीज है, देश थे, उनसे अच्छी अच्छी चीजें ली गई और एक विशाल संविधान का निर्माण किया गया, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को वो लागू कर दिया। जब संविधान का निर्माण हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। सबसे पहले अगर हम संविधान पढ़ें तो संविधान का प्रस्तावना, और आज हम प्रस्तावना पे ही बात करेंगे। प्रस्तावना कैसे हम उसे समझें, क्या है प्रस्तावना की पृष्ठभूमि। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, 42वें संविधान, 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले समाज, पंथ निरपेक्ष, जिसे कहते हैं सेक्युलर, और समाजवादी, सोशलिस्ट, ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये दो जो शब्द हैं वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। कब ऐड किए गए? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब ये दो शब्द जोड़े गए। अधिकतर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा कि भाई पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, कौन से संशोधन से हुए? तो 42वां संशोधन था। ऐसे याद करने का तरीका ये है कि ट्रिक बनी रहे। तो देखिए 4+2 होते हैं 6, चारों तो 6 होते हैं, तो हमने याद कर लिया कि भाई 42वां संविधान संशोधन 1976 में था। चलिए, क्या है प्रारूप और कैसे याद करना है समझते हैं। हम भारत के लोग, सबसे पहले देखिए संविधान की भाषा देखिए कितनी शानदार है कि हम भारत के लोग, भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है एक ऐसा राज्य, सोवरेन, जो अपने डिसीजंस खुद ले सके, किसी के दबाव में न रहे, किसी से पूछ के डिसीजन न ले। तो वो जो राज्य स्टेट होता है, उस स्टेट को हम कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, समाजवाद की भावना हो उसमें, हमारे संविधान में समाजवाद की भावना है, पूरे समाज को लेकर चलती है।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, भारत की जो विशेषता है, भारत के संविधान की विशेषता है, उनमें से एक है पंथ निरपेक्ष। यानी भारत जो है वो किसी एक धर्म में नहीं मानता। हालांकि भारत में हिंदुओं का बाहुल्य है, लेकिन संविधान कहता है कि भारत में जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, उनके वो सब बराबर है। चाहे वो मुस्लिम इस्लाम धर्म हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ये सारे के सारे धर्म एक समान है। इस वजह से यहां लिखा है पंथ निरपेक्ष। निरपेक्षता का मतलब है हम सभी धर्मों को एक समभाव, सर्व धर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को हम एक निगाह से देखें। और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र क्या होता है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लोग, जनता का जनता के द्वारा जनता पर शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो हमारा जो संविधान है या हमारा जो देश जिसपे चलता है वो लोकतंत्र की भावना है। हर पद के लिए, कार्यपालिका के लिए चुनाव होते हैं और वो जनता द्वारा किए जाते हैं। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो प्रधानमंत्री पद की जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव है। डायरेक्ट जनता ने तो चुना है, लेकिन जनता किसे चुनती है? वो चुनती है एमपी, सांसद को, और सांसद अपने अपना नेता चुनते हैं जिसे प्रधानमंत्री कहा। कोई प्रधानमंत्री को वोट नहीं डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल करें, राष्ट्रपति का अगर हम कहेंगे तो राष्ट्रपति का जो है वो जनता नहीं चुनती है। राष्ट्रपति में एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये जो लोग होते हैं, वो राष्ट्रपति का इलेक्शन का चुनाव होता है। उसकी एक अलग प्रक्रिया है, जब इसमें आएगा तो आपको से बताए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, लोकतंत्रात्मक। तो हो गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब देखो, जब हमारा एक कोई कंट्री बन गया जो प्रभुत्व संपन्न भी है, समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी, अब उसके सिटीजन्स को भी तो कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसमें जो रहने वाले नागरिक हैं उन्हें भी तो कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो वो ये है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के। राजनीतिक न्याय यहां समझते पहले। सामाजिक क्या है? कि सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि कोई भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल जो 15 कहता है कि भाई आप किसी के धर्म, जाति, बर्थ प्लेस, कास्ट, क्रीड के हिसाब से आप अंतर नहीं कर सकते। ठीक है? तो सामाजिक न्याय मिलेगा। आप जो भी चाहें आप धंधा कर सकते हैं, जहां पे भी चाहें आप मकान बना सकते हैं, मतलब आपको जीने की पूरी स्वतंत्रता है। दिस इज कॉल्ड सोशल जस्टिस, जिसे सामाजिक न्याय कहते हैं। वही सबसे ज्यादा आपकी परीक्षा का मेन फोकस रहता है, सोशल जस्टिस। और जीएस पेपर, मेंस का जीएस पेपर 1 जो है उसमें बाकायदा टॉपिक भी है सोशल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय दे रहा है। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि पैसे कमाने के लिए स्वतंत्र है।
ये जरूरी नहीं है, पहले ऐसा होता था कि जो ब्राह्मण हाई कास्ट होती थी, ब्राह्मण लोग जो होते थे वही सिर्फ पढ़ाई लिखाई का काम करते थे। वर्ण व्यवस्था जो थी, पढ़ाई लिखाई का काम सारे ब्राह्मण करेंगे, क्षत्रिय जो है वो रक्षा करेंगे, वैश्य जो है वो बाजार की देखभाल करेंगे या फिर चीजों को खरीदना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या फिर बेचना, ये चीजें। और जो शूद्र होंगे वो साफ सफाई का काम, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जब संविधान बना तो संविधान में आर्थिक न्याय भी दिया गया। आर्थिक न्याय का मतलब इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस ये है कि अपनी आमदनी कमाने के लिए हर इंसान स्वतंत्र है। एवरी सिटीजन इज फ्री टू डू एनी बिजनेस until unless that is लीगल, ठीक है। जब तक वो लीगल है, जब तक वो व्यवसाय लीगल है तब तक वो कर सकता है। अगर यही व्यवसाय इलीगल हो गया, जैसे अगर अब आप कहोगे कि भाई संविधान तो हमें आर्थिक स्वतंत्रता दे सकता है तो हम तो ड्रग्स का व्यापार करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ड्रग्स का व्यापार नहीं कर सकते बिकॉज ड्रग्स इज नॉट लीगल इन, ठीक है। अब जो चंदन की तस्करी लोग जो करते हैं वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि भाई जैसे जानवरों की, जैसे फॉर एग्जांपल हाथी की बात करें, हाथी के दांत बहुत बिकते हैं, जानवरों को मार के उनके जो जो हड्डियां हैं उनसे आभूषण वगैरह बनते हैं, उसका बहुत एक्सपोर्ट होता है ना, वो गलत और वो लीगल नहीं है, इस वजह से ये आर्थिक न्याय में नहीं आएगा। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक का मतलब राजनीति, कोई भी इंसान अपनी पार्टी बना सकता है, राजनीति कर सकता है, ठीक है, और चुनाव लड़ सकता है। और यही कारण है, संविधान अगर नहीं होता तो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं, अनुसूचित जाति या सूचित जाति के, अनुसूचित जाति के जो वर्ग है वो कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं हो पाता। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहन मायावती लगभग 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके, है ना। और बड़े से बड़े अभी योगी आदित्यनाथ है, वो भी दूसरी वाला टर्म कर रहे हैं। मोदी जी की बात अगर हम करें तो वो दूसरा टर्म कर रहे हैं, और उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें राजनीतिक न्याय भी मिलना चाहिए। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में तथा उन सब के उन सब तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब इसके बाद जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में तथा उन सब में तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
क्षमता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है आपका पूरा प्रस्तावना जैसे कि हमने बताया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अब ये तो सबने देखा है, इसे आत्मसात कैसे करना है, याद कैसे करना है, उसे मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक देखिए दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट, ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है आप इससे एग्री करें या नहीं करें, मेरा मानना ये है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप मैथमेटिकल रूप में पढ़ें, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को मैथ्स बना के पढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट हमेशा आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रहेगा और आपको रिमेम्बर करने की कोई जरूरत नहीं, उसे रटने की कोई जरूरत नहीं। जैसे अगर इस प्रस्तावना की बात करें तो स्टार्टिंग होता है कि भाई हम भारत के लोग, अगर इंग्लिश में से कहें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression faith belief and worship status of equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity और इसके बाद integrity unity and integrity of the nation in this constituent on this 26th day of November 1949 we do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, अब देखिए इसमें जो वर्ड्स है उनकी बात करें, पहला वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे हम कहते हैं सोवरिन। ये मैंने आपको बता दिया क्या है सोवरिन, पहला वर्ड आपको याद करना। देन समाजवादी और ये है सोशलिस्ट
उसके बाद तीसरा पंथ निरपेक्ष सोशलिस्ट, चौथा संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष सोवरिन से डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक यानी गणराज्य। तो जैसे कि हमने याद किया, सबसे पहले हम पाई करेंगे, ठीक है। क्या है, अगर इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो बहुत आसान है, S3DR, ठीक है। एस फॉर सोवरेन सोशलिस्ट, यहाँ पे सेक्युलर होगा ये, सोवरेन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ठीक है। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एस क्यू का मतलब है 3 एस होंगे इसमें, और DR का मतलब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यानी सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नाउ इसके बाद आता है न्याय यानी जस्टिस। जस्टिस कितने प्रकार का है हमारे पास? जस्टिस हमारे पास 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी न्याय कितने प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड। अब स्वतंत्रता का प्रकार, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट यानी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, हिंदी में अगर कहें तो विचार अभिव्यक्ति, ये होगी लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब विचार, ये अभिव्यक्ति, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, FATH, फेथ यानी विश्वास, फेथ होता है बिलीफ, बिलीफ होता है विश्वास। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता यानी विचार 1, अभिव्यक्ति 2, धर्म 3, विश्वास 4 और उपासना की स्वतंत्रता 5, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं संविधान हमें देता है। इसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्या मेन पॉइंट है? राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, स्वतंत्रता हुई वो एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। बस इतना आपको लर्न करना है, मेन मेन टॉपिक आपको पता करने हैं। जैसे स्टार्टिंग में 5 वर्ड्स हैं, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद जस्टिस जो है वो 3 है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उसके बाद जो स्वतंत्रता है वो 5 है, लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब विचार, धर्म, विश्वास, उपासना। धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है, ये है। और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये मेन मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीजें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, और आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी आप देखें, जब भी आप अपनी बुक खोलें तो ये
प्रियम्बल आप लिख दीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों लिख के टांग लीजिए आराम से। जब भी देखें, आप जब भी कुछ कर रहे हैं देख लो थोड़ा, जब भी कुछ देख रहे हैं कर लो, तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर, और इसके बाद हम प्रॉपर संविधान की प्रस्तावना के बाद आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, और कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, सारा कुछ कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।